Hello Pachapari, I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazing. A very warm welcome to today's session जहां हम करने वाले हमारा पूरा का पूरा French Revolution revise in one session, one shot of French Revolution with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all my dear bachas are just doing amazing. Guys, it's a very difficult time of life in general. मैंने अपने इतने सालों की ज़िंदगी में, आपने अपने इतने सालों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा. We have not seen such difficult times. So the only way to get through this is being optimistic, being positive and having all the strength and definitely making sure कि हम सारे precautions ले रहे हैं and we are maintaining social distancing, हम masks पहन रहे हैं, हम अपने हाथ को sanitize कर रहे हैं and just make sure that you're not stepping out if it's not required because only then we will be able to win over the virus and only then we will be able to break this chain that has been going on since past 1 year, more than that now. ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन. तो यार नॉर्मली मुझे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वन शॉट करने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, आपको भी देखने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं. प्रॉब्लम ये है कि 1 से 1.5 घंटा एक चैप्टर को देने में ना यार सर दर्द होने लगता है. वन शॉट में ऐसे लगने लगता है कि यार इतना टाइम लगाया है तो डिटेल में ही पढ़ ले, वन शॉट क्यों करें. तो इसीलिए मैम ने सोचा है कि इस बार जो है हम चैप्टर कम से कम टाइम में फिनिश करेंगे. लेट्स ट्राई एंड वाइंड इट अप मैक्सिमम इन 45 मिनट्स. ये ट्राई करूंगी मैं, ठीक है, बट डेफिनेटली नॉट लेटिंग इट एक्सीड देन 1 hour. तो चलो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन एंड विल बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस. तो बच्चे आपके लास्ट सेशन में, सेशन नंबर 4 में हमने क्वेश्चन दिए थे When did women get the right to vote in France? मैंने आपको बताया हुआ है 1 साल पहले, बिल्कुल हमारे आज़ादी के 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर लेड बाय, कौन थे उनके लीडर्स? बाबा लुई 16, लेनिन, रूसो, ये सारे लोग नहीं थे, ये सब तो फिलोसोफर्स, किंग ये सारे लोग हैं ना. कौन था? Mirabeau and Abbassius, right? So Mirabeau and Abbassius were their leaders. Third estate के leaders थे दोनों. However, used to come from noble and clergy background. Next, which body abolished slavery in France? There was just one body which really bothered to do that. That was the Jacobins, right? The Jacobin club, when the Jacobin rule came, they abolished. ये सारी चीजें वैसे आज आपकी रिवाइज हो जाएगी. अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता या कंफ्यूजन है तो it will get sorted. Do not worry. Next question, name the Indian leaders who supported French Revolution. बाबा there were so many. राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, ये सारे लोग ना ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे but were also influenced by the revolution. ठीक है, वहां से ही तो कहीं ना कहीं हमारी नेशनलिज्म की लड़ाई शुरू हुई थी. तो इसी के साथ देखते हैं फटाफट हमारा लीडर बोर्ड. वी हैव नमनदीप सिंह, सेहजदीप कौर एंड हार्दिक वर्मा ऑन द लीडर बोर्ड. माय हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, यू हैव डन अमेजिंगली वेल. बच्चों एक चीज मैं फटाफट बता दूं, जिन बच्चों का नाम यहाँ पे नहीं आया है डिस्पाइट ऑफ गिविंग द करेक्ट आंसर, आपके सिर्फ 2 रीजंस होते हैं. पहला ये कि आपने कमेंट सेक्शन में नहीं दिया होगा, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दिया होगा. दूसरा क्या हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा. यार मुझे नहीं पता कि why is this happening, this is not how I am writing, there's some problem with the stylus. So okay, let's see, नहीं अभी भी हो रहा है. कोई बात नहीं, बट आगे देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये ढंग से लिखा पा रहा है, कोई नहीं. सो अमेजिंग गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. आज के सेशन के साथ शुरुआत करते हैं. हमने होमवर्क क्वेश्चंस देख लिया, हमने हमारा लीडर बोर्ड देख लिया है. अब हम बात करेंगे हमारे क्रोनोलॉजी की. तो ये एक टाइमलाइन गिवन है आपको, दिस इज अ टाइमलाइन. ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए. एक ओवरव्यू है, दिस इज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो मैंने ये आपको लास्ट सेशन में समझाया हुआ है कि ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हर एक चीज हुई थी. 1774 से कैसे शुरुआत हुई, मेन रिवॉल्यूशन ब्रोक इन 1789 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 1946, जब तक वुमेन को वोटिंग राइट्स ना मिल गई. ये आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए एंड कीप इट फॉर योर रेफरेंस. आई विल गेट स्टार्टेड एंड एक्सप्लेन कि हुआ क्या था. सबसे पहले कि हम ये समझे कि हुआ क्या था, मैंने आपको पहली भी एक कहानी सुनाई थी, आज भी सुना रही हूँ. हम बात करेंगे 14 जुलाई 1789 की. इस दिन 3 चीजें हुई, 3 बड़ी चीजें हुई. एक बैस्टाइल फोर्ट था, ठीक है,
उस फोर्ट पे जो है अटैक कर दिया गया था, लोगों ने अटैक कर दिया था. पीपल हैड अटैक्ड दिस बास्टाइल फोर्ट. दिस वाज अ फोर्ट वेयर विच हैड एक्चुअली बीन कन्वर्टेड टू द प्रिजन. ये एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि राजा के डिस्पोटिक पावर्स, एक्सप्लॉइटिंग, सप्रेसिंग पावर्स को डिनोट करता था, क्योंकि जो भी लोग उनके अगेंस्ट जाते थे उसको उठा करके इस बास्टाइल फोर्ट में ही वो इम्प्रिजन कर दिया करते थे. तो लोगों ने इसको तोड़ दिया. ओके, दूसरी चीज क्या हुई, पेरिस में ये बात हुई. उसके बाद दूसरी जगह चीज हमने ये देखी कि जो राशन शॉप्स थे, जो ब्रेड शॉप्स थे, उस पे लोगों ने, खासकर औरतों ने अटैक कर दिया, रेड कर दिया, और वहां से ब्रेड जो है दे लूटेड इट फ्रॉम देयर. अब ये क्यों हुआ? तीसरी बात क्या हुई, कंट्री साइड पे, रूरल एरिया में, वहां पे भी जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो भी हार्वेस्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के घरों पे, मैंशंस में, शटर्स में अटैक कर दिए, और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे इस चीज का प्रूफ कि कितना इनको टैक्स ओ करते हैं दीज पीपल, उस डॉक्यूमेंट को बर्न कर लिया. उनके होर्डेड ग्रेन्स को इन्होंने उठा लिया. ये सारी चीजें चल रही थी. तो ये आखिर ऐसा क्या हो गया 14 जुलाई को कि इतनी सारी चीजें होने लग गई? तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी नॉर्मल अप्रोच. मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको अगर जवाब आता है तो आप फटाफट मुझे बता दो चैट में. चैट में तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि ये प्रीवियस सेशन है. तो आप क्या बताओगे? कमेंट सेक्शन में. आपको इसका जवाब पता है तो वेरी गुड, आपने सेशंस बहुत ध्यान से देखे हैं. अगर नहीं देखे हैं तो मैम अभी चैप्टर के थ्रू इन आंसर्स को डिस्कस भी करेंगी. और बच्चों नहीं देखा है तो भी एक बार तो डिटेल वाला सेशन देखना बनता है, तभी वन शॉट भी आपको क्लियर होगा. सवाल क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कॉजेज हमने बताने हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के. चलो समझते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे सोशल कॉजेज. ठीक है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम थी, उसी से इकोनॉमिकल कॉजेज भी समझ आ जाएगा, और पॉलिटिकल भी कोई अलग नहीं है, रिलेटेड ही है. ठीक है, पर सोशल सबसे पहले समझते हैं. तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि सोसाइटी कैसी दिखती थी. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी. वी are going to understand the layout of the society. How was the society designed in 18th century? बच्चों, फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. सबसे पहले आती थी क्लर्जी स्टेट, विच वॉज द पीपल रिलेटेड टू द चर्च. उसके बाद आते थे नोबल्स, जो कि पीपल हु वर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी कि जो राजा थे, जो भी मोनार्क होता था, उनके दोस्त और परिवार, ये सारे लोग नोबल्स में आ जाते थे. ठीक है, और फिर आता था थर्ड स्टेट विच वाज प्रीटी मच एवरीवन एल्स, बाकी सारे लोग. और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग हुआ करते थे. राइट फ्रॉम पुअर टू रिच पीपल, ऑल द पीपल एक्सेप्ट फॉर द नोबल्स, पीपल हु वर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द मोनार्क्स एंड द क्लर्जी, पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द चर्च. उसके अलावा बाकी सारे लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े ट्रेडर्स हो, बड़े आपके मर्चेंट्स हो, फार्मर्स हो, या फिर आपके आर्टिशंस हो, पेजेंट्स हो, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, डेली वेज वर्कर्स, ये सारे लोग, राइट फ्रॉम द रिच टू द पुअर, everyone else used to fall into this. So almost 90% of the society was a part of the third state. ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो 2 स्टेट्स थे, इनको मिलते थे प्रिविलेजेस. ठीक है, दीज गाइज वर प्रिविलेज्ड. इनको प्रिविलेज मिलता था बाय बर्थ, बचपन से ही इनको मिलती थी प्रिविलेजेस, जो कि थर्ड स्टेट को नहीं मिलती थी. एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रिविलेजेस, दीज गाइज वर नॉट इवन पेइंग द टैक्स. नो टैक्स, इनके लिए कोई टैक्सेशन नहीं था, यानी कि जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी वो सारी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को अकेले बेयर करना पड़ता था. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है यार, एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बता दूं कि बाकी जितनी, देखो यहाँ पॉपुलेशन सिर्फ 10% है और यहाँ ऑलमोस्ट 90% है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के टर्म्स में देखोगे ना, जितनी प्रॉपर्टी थी वो मैक्सिमम अराउंड आपकी 75% यूज टू बिलोंग टू दीज गाइज. एक्चुअली मैक्सिमम आप ऐसा 90% इमेजिन कर लो. 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी थी और 90% लोगों के पास सिर्फ 10% प्रॉपर्टी थी. इस तरह से समझने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि छोटे ग्रुप के पास मैक्सिमम जमीनें, प्रॉपर्टीज बिलोंग करती थी. क्यों? क्योंकि यार क्लर्जी को तो वैसे ही चर्च के नाम पे बहुत कुछ दिया हुआ था, और नोबिलिटी वर द लैंड ओनर्स. ठीक है, जमींदार जो होते हैं ना, जो जमींदारी सिस्टम इंडिया में भी चलती थी, वो जमींदारी सिस्टम वहां चलती थी जिसको हम फ्यूडल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं.
फ्यूडल सिस्टम जमींदारी क्या होती है बच्चे? जमींदारी का मतलब ये होता है कि एक इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा जमीनें हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, बाकी के लोगों के पास जमीनें नहीं होंगी, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो अब उनको काम करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो दीज गाइज विल लेंट आउट देयर लैंड्स रेंट पे, उस फॉर्म में वो उनको अपनी जमीन पे काम करने के लिए बुलाएंगे और उसके बदले दे वुड टेक टैक्स फॉर देम, या तो सर्विसेज, जो सर्विसेज लेंगे, मतलब बेसिकली इन रिटर्न ऑफ लेंडिंग द लैंड टू द अदर पीपल दे विल ईदर चार्ज टैक्स और सर्विसेज, उसके बदले में कुछ लेंगे। ये क्या बात हुई भाई, आप अपनी जमीन पे वैसे भी काम नहीं करोगे तो उससे बेटर है कि आप लोगों से काम करवाओ और उनको पैसे दो, बट नहीं, काम करने दे रहे, इस बात की उल्टा टैक्स लेते थे ये लोग। सो दैट वाज द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। अब इसी बीच हमारे बर्बन डायनेस्टी चल रही थी, बर्बन डायनेस्टी का रूल था। यहाँ पे हमारे नए राजा आते हैं 1774 में, जिनका कोरोनेशन किया जाता है, उनको क्राउन पहनाया जाता है। वो थे हमारे लुई 16, जिनकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से हो गई। मैरी एंटोनिएट उसके ऊपर से अलग महारानी थी भाई, उनके बड़े बड़े शौक थे, उनके हेयर ड्रेसेस ना दूर दूर दराज वाले जगहों से आते थे। लिटरली शी यूज्ड टू मेक हेयर स्टाइल्स जो कि मतलब शेप्स और फैंसी चीजों को डिजाइन करते थे, मतलब बालों में। तो सोचो कितना खर्चा बैठता होगा, और बहुत क्या एक्स्ट्रावैगेंट लाइफ जीते थे वो लोग। उन्हें लगता था कि यार इसकी कमी है तो ठीक है कुछ फैंसी सा दे दो, मतलब लोगों के पास ये नहीं है तो उनको कुछ फैंसी दे दो ना, ये चाहिए क्यों। तो दे वर वेरी एक्स्ट्रावैगेंट स्पेंडर्स। बट सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी, अगर राजा रानी का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ्रांस के पास पैसे नहीं थे। बच्चा फ्रांस में चल रही थी फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आप देखो हमारे पास रीजंस मिलते जा रहा है। पूरी जो डिवीजन है सोसाइटी की, सबसे पहले आपका रीजन क्या हो गया कि सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जिनके पास है वो लोग बहुत कम है, और जो मैक्सिमम लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टीज बहुत कम है। टैक्स पेयर्स भी सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास एक्चुअल पैसे, उनको टैक्स भी नहीं दे रहे। तो दो रीजन यहाँ पे हो गया। तीसरा प्रॉब्लम क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस। लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास, फ्रांस के पास खुद के पैसे नहीं थे। बच्चा फ्रांस बहुत सारे टाइम से ना वॉर्स में ही लगा हुआ था, तो लॉन्ग वॉर्स की वजह से जो इनकी ट्रेजरी थी वो डिप्लीट हो चुकी थी। ट्रेजरी अब खाली हो चुकी थी, बैंक में पैसे नहीं बचे थे, कोई भी सेविंग नहीं बची थी। साथ ही साथ इनका कोड बहुत एक्स्ट्रावैगेंट था। यार फ्रांस की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस। फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज इन जनरल आर वेरी फैंसी एंड एक्सपेंसिव। उनको मेंटेन करना, उनकी आर्मी को, उनके कोर्ट को, उनके पैलेसेस को, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था गवर्नमेंट के लिए, राजा के लिए, सबके लिए। लेकिन मेंटेन तो करना था, अपने शानो शौकत को मेंटेन करना था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे भी लगते थे। उसके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी अमेरिका के साथ। मैंने आपको सेशन में भी बोला था कि अमेरिका वो धोखेबाज गर्लफ्रेंड जैसे निकल गई जिसने बॉयफ्रेंड से खर्चा कराया और वो कट के चली गई वहां से। तो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो है वो कॉलोनाइज थे विद बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स फ्रांस और अमेरिका दोनों के कॉमन एनिमी था, ठीक है। तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वाली पॉलिसी अपनाई और अमेरिका को दोस्त बना लिया फ्रांस ने, और कहा कि हम आपको आजादी दिलाएंगे और आपको 2 बिलियन लिवरेज का लोन लेकर के, उतने पैसे दे दे करके अमेरिका को इन्होंने आजादी दिला दी। बट व्हाट हैपेंड रियली वाज दैट दे वर एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका आजाद होने के बाद इनको मदद करेगा, बट अमेरिका ने दिखा दिया ठेंगा। अमेरिका ने कहा अब भाई तुम पागल हो क्या, मतलब बिल्कुल बुद्धू ही हो, हमें अभी अभी आजादी मिली है, हम अपनी इकोनॉमी डेवलप करेंगे, हम अपने लोगों को डेवलप करेंगे या तुम्हारी मदद करेंगे। तो अमेरिका वहां से टाटा बाय बाय करके चला गया। अब ये प्रॉब्लम हो गई। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, यानी कि 60% लोग, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ आपके करीब करीब मतलब छोटे से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास थे, लगभग 20% लोगों के पास थे। सोचो मतलब 60 प्रॉपर्टी 20 लोगों में डिवाइडेड है, तो कितना ज्यादा सरप्लस होगा। बाकी के लोगों का क्या, बाकी का 40% 80% लोगों में था, तो सोचो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके ऊपर से जितना भी टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को देना था, जहां पे कुछ लोग तो अमीर थे बट कई सारे लोग तो कॉमन लोग थे यार, वो बहुत मिडिल क्लास या गरीब लोग थे। तो इस वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। तो ये आपका इकोनॉमिकल रीजन हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया हमारा इकोनॉमिकल रीजन, ठीक है। अब इन सब के दौरान एक दूसरी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वो ये थी कि बच्चा यूरोप इन जनरल ना पॉपुलेशन में कर रहा था इंक्रीज, यहाँ पे पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा था, पॉपुलेशन इरप्ट हो रहा था, ठीक है। फ्रांस में भी सेम चीज हो रही थी। मतलब कुछ सालों में आपका 23 मिलियन से पॉपुलेशन 28 मिलियन चला गया, यानी कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। पर ये चैलेंज
क्यों बना, मतलब लोग, पॉपुलेशन तो बढ़ता जाता है, इंडिया में भी 1.3 बिलियन है लोग, तो इसीलिए तो भूखमरी भी है, इसलिए पॉवर्टी भी है, इसलिए एजुकेशन भी नहीं है। यही चैलेंजेस फ्रांस में हो रहे थे। अचानक से पॉपुलेशन इरप्शन हो रहा था और उनके पास हो रही थी खाने की शॉर्टेज। बच्चा बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऊपर से बैड वेदर रह चुका था जिसकी वजह से बैड हार्वेस्ट हुआ था। देयर वर 2 years बैक टू बैक जहां पे 2 consecutive years बैड हार्वेस्ट की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था। शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना नहीं था लोगों के पास। अब ये शॉर्टेज ऑफ फूड में आप सोचो और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर खाना कम पड़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, खाना पहले से कम है, ऊपर से बैड वेदर हो गया, एपिडेमिक हो गया, इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही बुरी सिनेरियो में खाना और कम हो गया, लेकिन डिमांड तो बढ़ती जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। तो फॉर वन रीजन और द अनदर खाना और ज्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा है, बट लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई में बिल्कुल मिसमैच हो गया। सप्लाई बिल्कुल कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड इंक्रीज कर गई। जब भी किसी कमोडिटी के साथ ऐसा होता है कि सप्लाई बहुत कम हो जाती है, डिमांड बहुत इंक्रीज कर जाती है, तो उसका प्राइस अपने आप बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट कर जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। तो ब्रेड जो है बच्चों, ब्रेड इनका स्टेपल फूड था, जैसे कि राइस, व्हीट, दाल हमारा स्टेपल फूड होता है। अभी आप सोचो अगर आपके चावल का दाम, आपकी राइस का दाम, आपकी दाल का दाम, आपकी व्हीट का दाम अचानक से स्काई रॉकेट कर जाए तो क्या होगा। जब प्याज का, अनियन का प्राइस इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, राइट, कि 100 रुपीज केजीज, 100 रुपीज पर केजी अनियन मिल रहा है, कांदा इतनी का मिल रहा है, प्याज इतनी का मिल रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है। तो सोचो वैसे उनके तो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया था। प्याज के बिना तो हम फिर भी खाना बना सकते हैं, ब्रेड उनका स्टेपल फूड था, मेन ग्रेन दैट दे यूज्ड टू कंज्यूम, ठीक है। अब उसकी प्राइस बढ़ गई है तो गरीबों की हालत क्या होगी। गरीबों के पास पैसे नहीं थे। अब पैसे क्यों नहीं थे, ठीक है, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो थोड़े ज्यादा पैसे देके खरीद लो, इसलिए क्योंकि ये जो रोज कमाने वाले लोग थे, डेली वेज वर्कर्स थे, या जो लिमिटेड पैसे कमाते थे, जो बिजनेसमैन नहीं थे, बड़े बड़े लोग नहीं थे, जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, वो अपनी रोज की कमाई पे डिपेंड किया करते थे बच्चों, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि रोज की कमाई के साथ उनकी वाट लग रही थी क्योंकि कमाई नहीं बढ़ रही थी, लोग उन्हें पैसे, सैलरी ज्यादा नहीं दे रहे थे, बट उनका खर्चा बढ़ रहा था। मतलब बेसिक वर्ड्स में अगर मैं आपको ये बताऊं तो अगर 10 रुपीज उन्हें मिलता था तो वो 2 रुपए खाने में स्पेंड करते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब विद द न्यू प्रॉब्लम्स उनको पैसे अभी भी 10 रुपीज मिल रहे हैं, बट खाने का प्राइस 6 रुपीज हो गया। तो आप समझो उनके लिए लोड कितना हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो बाकी चीजों में, बाकी बेसिक कम्युनिटीज को मीट करना उनके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगा। अब इसी टाइम पे बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा क्राइसिस में स्ट्रगल टू सर्वाइव। दिस इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। दिस इज नोन एज व्हाट, सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये भी बहुत बड़ा रीजन है बच्चों बिहाइंड द रेवोल्यूशन, ठीक है। तो लोग जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस फील कर रहे थे, ये एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है वेयर पीपल आर स्ट्रगलिंग टू इवन मीट द बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू रन देयर लाइवलीहुड। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए, बेसिक कम्युनिटीज को मीट करने के लिए पैसे नहीं थे। इसी टाइम पे एक नई कम्युनिटी राइज पे देखी गई, वो थी आपकी मिडिल क्लास। देखो हमारे पास 3 एस्टेट्स थे, हमें पता है कि हमारे 3 एस्टेट्स थे, तो ये मिडिल क्लास कहां से आया, ये आपका थर्ड एस्टेट से ही आया। थर्ड एस्टेट में पता है बच्चों क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो करते थे व्यापार, कुछ लोग ऐसे थे जो लोग रिच थे, जो लोग बेटर टू डू थे, जो लोग प्रॉस्परस थे, लेकिन क्योंकि वो क्लर्जी या नोबल को बिलोंग नहीं करते थे तो उनको थर्ड एस्टेट में डाल दिया गया था। तो थर्ड एस्टेट के ये लोग जिनके पास पैसे थे, जो लोग बाहर से बिजनेस करके, टेक्सटाइल बेच करके कुछ पैसे कमा रहे थे, वो लोग अब एडुकेटेड भी थे, ठीक है, दे वर ऑल्सो एडुकेटेड। तो जो चैलेंजेस थी वो अब इनके साथ कम थी। देखो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो अपनी पॉइंट खुलकर नहीं रख पा रहे थे फॉर 2 रीजंस। एक तो वो उतने एडुकेटेड नहीं थे तो उनको इतना अवेयरनेस नहीं था, दूसरा ये कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये सारी चीजों को छोड़कर रिवोल्यूशन करे और अपने आप को जो है सस्टेन भी कर पाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि इस नए मिडिल क्लास के साथ नहीं थी। ये थर्ड एस्टेट से निकलने वाले मर्चेंट्स, रिच लोग थे, जिनके जो एडुकेटेड भी थे, जो अवेयर भी थे और जिनके पास पैसे भी थे, एंड दे नाउ हैड वेरी क्लियर आइडिया एंड विजन ऑफ व्हाट दे वांटेड। दे वर लिबरल्स, दे वांटेड लिबर्टी, उनको फ्रीडम चाहिए था फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एंड दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। बचपन से जो आपको प्रिविलेज मिल जा रहा है जस्ट बिकॉज आपकी पैदाइश इस स्टेट में, इसके ये बिल्कुल खिलाफ थे। दे वर
एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस. व्हाट दे फेवर्ड वाज मेरिट. उन्होंने कहा कि भाई जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर खूबी है, पर्सन हु हैज द मेरिट, पर्सन हु डिजर्व्स इट शुड गेट इट, हु इज डूइंग बेटर इन लाइफ, उसको दो ना, क्योंकि वो इस सेगमेंट में पैदा हो गया इसलिए दे देना डजंट मेक सेंस. तो ये मिडिल क्लास के बिलीव्स थे. ठीक है. नाउ ऑल ऑफ दीज पीपल आल्सो हैड अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स. कई सारे फिलोसोफर्स भी थे जो कि एक्चुअली इस वक्त लोगों को कर रहे थे इन्फ्लुएंस विद देयर आइडियाज एंड देयर राइटिंग्स. देखो बच्चे, हमें पहले से पता है कि सारे लोग एडुकेटेड नहीं थे. ऑल वर नॉट एडुकेटेड. सारे लोग नहीं थे एडुकेटेड. तो उनके पास अवेयरनेस कहाँ से आएगी? लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ना या आर्टिकल्स जर्नल्स पढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. तो देयर वर फिलोसोफर्स जिनके आइडिया सुनकर लोग इंस्पायर होते थे और इन्फ्लुएंस होते थे. इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर, ये कौन से लोग थे? तो ये आपको 3 नाम याद रखते हैं. 3 बहुत बड़े लोग थे हमारे पास, वो थे जॉन लोक, जॉन जैक्स रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू. तो लोक, Rousseau and Montesquieu were 3 people. इन तीनों ने 2 treatises of government, the social contract and the spirits of laws respectively लिखा है, जिसमें पहले वाले बुक में जॉन लोक ने बात की है कि यार आपको अपने राजा को भगवान की तरह ट्रीट नहीं करना है, वो भी इंसान है, उनसे बराबरी से बात करो, अपने हक के लिए लड़ाई करो, उनसे मांगो अपना हक. आस्क फॉर योर राइट. सारा राइट सिर्फ मोनार्क के पास नहीं होना चाहिए. एज सिटीजन यू ऑल्सो हैव सम राइट्स. तो ये 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और ये आइडिया जॉन लोक के थे. उसके बाद रूसो ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि एक अग्रीमेंट होनी चाहिए. अग्रीमेंट किसके बीच में होनी चाहिए? राजा और प्रजा के बीच में, लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में. लोग कहेंगे कि हमने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, आपको हमने ये हक दिया है, ये चीजें आप कर सकते हो हमारे बिहाफ पे. इट डजंट मीन दैट यू कैन एक्सप्लॉइट ऑल योर पावर्स. और वैसे ही मॉन्टेस्क्यू ने कहा डिविजन ऑफ पावर की बात, जो आज हम देखते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बात कहां से आई? ये मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था. उन्होंने कहा कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर एक जगह नहीं होना चाहिए. मोनार्की के साथ क्या हो रहा था? सारी पावर्स एक राजा के हाथ में ही आ जाती. उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पावर तो होगी ही होगी. तो पावर को डिवाइड करो ताकि बराबरी, बैलेंस मेंटेन्ड रहे. ठीक है. अब लोगों ने इसकी तरफ कैसे रिएक्ट किया, उसके बाद उनका व्यू क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे. बट लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन राइट नाउ. बच्चे, सब्सक्रिप्शन से आपको हम देते हैं एश्योरेंस ऑफ 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स. अब आप बोलोगे मैम कैसे, वो मैं बताऊंगी. बट इससे पहले आपको लगे कि यार मैम इतने पैसे नहीं है हमारे पास, आगे बढ़ो. मैं आपको एक फटाफट गुड न्यूज दे देती हूँ कि बच्चे आपके पास 1 मंथ का ट्रायल पैक का ऑप्शन है. आप सिर्फ 1 महीने का ट्रायल पैक लेकर के देख लो ना, आपको समझ आ जाएगा कि इज दिस कोर्स, इज दिस सब्सक्रिप्शन वर्थ इट और नॉट. बिकॉज आई एम बेटिंग माई लाइफ इट इज. एंड गाइस, वी वुड लव, ऑल ऑफ द मास्टर टीचर्स ऑन यूट्यूब वुड लव टू हैव यू गाइस इन द लाइव सेशंस, क्योंकि इन सेशंस में हम ज्यादा इंटरैक्ट कर पाते हैं, हम आपसे बात कर पाते हैं, हम आपको अनकैम कर पाते हैं, अनम्यूट कर पाते हैं. तो ये तो बहुत लवली इंटरैक्शन होता है यार. अब और क्या फीचर्स मिलते हैं वो बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे VIP के बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस ऑफ वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि वेदांतु इंप्रूवमेंट का प्रॉमिस कर रहा है. वेदांतु आपके साथ बेट लगा रहा है कि आपकी इंप्रूवमेंट तो होगी. पर ये कैसे होगी और क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. स्टे ट्यून्ड. बट उसके पहले मैं बता दूं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में. बच्चे, विद दिस सब्सक्रिप्शन यू गेट लाइव सेशंस, यानी कि जैसे कि ये प्रीमियर सेशन है, वैसा कुछ नहीं होगा. आपके सारे के सारे सेशंस यहाँ इस सब्सक्रिप्शन के साथ होते हैं बिल्कुल लाइव, और कोई भी लिमिटेशन नहीं है. आप जितने चाहो उतने सेशंस कर सकते हो अटेंड. यू कैन अटेंड एज मेनी सेशंस एज यू वांट. Also, you don't have to wait for mentees anymore, because these sessions, every session has quizzes which are fun and high level quizzes which helps you assess your understanding throughout. आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो आप अपने अंडरस्टैंडिंग को असेस करते जाओगे, लगे हाथ पैरेलली कि यार मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया. और कई बार यार क्वेश्चन का जवाब दे करके आपको चीजें समझ आ जाती हैं, तो वो भी होगा. साथ ही साथ आपको मिलेगा बहुत ज्यादा एक्सपोजर बिकॉज ऑफ दीज क्विजेस. अब बात सोचने की ये है कि क्विज से एक्सपोजर कैसे मिल सकता है. बच्चे, there are going to be students who will be competing with you throughout the world and they will also be learning with you throughout the world. यानी कि ये सारे लोग जो है ये अलग अलग जगहों से, दुनिया के और इंडिया के अलग अलग पार्ट से आपके साथ सीख भी रहे, compete भी करें. तो सोचो आपका प्लेथोरा, आपका जो एक्सपोजर है, the horizon of your exposure and knowledge and all the experiences that students are bringing, वो कितना widen up हो जाएगा.
उसी के साथ अगर कोई सेशन आपका मिस हो जाता है तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रीप्ले का ऑप्शन है. बट अब आप बोलोगे मैम रीप्ले तो यहाँ भी देख सकते हैं, बट रीप्लेस आर बोरिंग. Not anymore, guys. Replays are not boring anymore because it's going to be interactive with the live quizzes. जी हाँ, हर एक जो रिप्ले है वहां पे आप बिल्कुल लाइव सेशन की तरह क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू गेट टू अपीयर ऑन द लीडर बोर्ड जस्ट लाइक लाइव सेशंस. साथ ही साथ अब आपको बिल्कुल भी पढ़ते पढ़ते नोट्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न. कई बार नोट्स बनाने में हम उस पॉइंट को मिस कर देते हैं जो हमारे टीचर्स हमें बता रहे होते हैं, या फिर एक पॉइंट नोट करने में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है. अब देखो, रिप्लेस तो ऑप्शन है जिसकी वजह से अगर आपने कोई पॉइंट मिस किया है तो वो आप दोबारा जाकर के अपने हिसाब से जब चाहो देख सकते हो. बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको सारा कंटेंट भी मिलेगा जो कि आप अपने डिवाइस पे स्टोर कर सकते हो, चाहे वो आपका फोन हो, टैब हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, वॉट एवर इट इज. But more amazing news is that it comes with the handwritten notes of the master teachers. यानी कि अब आपको सिर्फ पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करना है, नोट्स बनाने पे नहीं, क्योंकि नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ मास्टर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे. तो साथ साथ लिखना, स्क्रिबल करना उसकी जरूरत नहीं है, सब आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा. और क्लैरिटी से मुझे याद आया डाउट्स यार बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सेशन के बाद भी रह जाते हैं, और अभी भी कितने सारे बच्चे पूछ रहे होंगे डाउट्स. आप डाउट्स बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना इस सेशन के लिए. बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना होगा आपको, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाउट्स नहीं छोड़ने होंगे. क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा होगा मैम मास्टर टीचर्स तो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे तो डाउट्स पूरे सॉल्व नहीं होते, आप वहां कैसे कह रहे हो जाएगा? क्योंकि बच्चे यहाँ पे मास्टर टीचर्स के साथ होते हैं क्लास टीचर्स, जो कि फुल्ली डेडिकेटेडली सिर्फ आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए होते हैं वहां. और जैसे जैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेटर होता जाएगा. तो द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द सेशन यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विथ योर ऑल योर डाउट्स एंड ऑल योर क्वेरीज एंड द कॉन्सेप्ट्स. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेशन के बाद अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको डाउट आ जाए. इसके दो सोल्यूशन है. एक ये कि डाउट्स आप क्लैरिफाई कर सकते हो सेशन के बाद भी. वो कैसे होगा वो मैम बताएंगे. अभी दूसरा वाला सोल्यूशन मैं बता देती हूँ आपको. तो बच्चे हर कुछ दिन पे आपके साथ टेस्ट शेयर होते हैं जिसके साथ आप ट्रैक कर सकते हो अपना प्रोग्रेस की, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे. और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के साथ मिलते हैं आपको असाइनमेंट्स. नाउ विद दीज असाइनमेंट्स यू कैन क्विकली चेक कि आपको चैप्टर समझ आया नहीं, और नहीं आया तो micro sessions. Guys, these are chapter specific sessions. यानी कि जो चैप्टर समझ नहीं आया वो सेशन अनलिमिटेड आपके लिए अवेलेबल है. अलग अलग टीचर्स के साथ जितनी बार जाओ वो चैप्टर आप कर सकते हो लर्न. साथ ही साथ आपके लिए क्रैश कोर्सेज भी हैं बिल्कुल फ्री, यानी कि सारे माइक्रो सेशंस एंड क्रैश कोर्सेज बिल्कुल फ्री है. क्रैश कोर्सेज में क्या लर्न होता है? तो बोर्ड एग्जाम के पहले, फाइनल एग्जाम के पहले हमें लगता है यार 1-2 महीना बचा है, फटाफट एक बार पूरा फटाफट कोई जल्दी जल्दी पढ़ा दे. या फिर साइंस ओलंपियाड होने वाला है, मैथ्स ओलंपियाड होने वाला है, एनटीएससी, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन सबकी तैयारी कहाँ होगी? बच्चे बिल्कुल फ्री में होगी क्रैश कोर्सेज के साथ, मेकिंग लेस अ लॉट मोर. यू जस्ट हैव टू गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा. आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन मिलेगा. उस जगह पे आपको सिर्फ ये कोड इंश्योर करना है कि लगा हुआ है. Ank Pro is the code. This will give you extra 10% off in no matter which कोर्स you're picking up. आप 1 महीने का ट्रायल ले रहे हो, आप पूरे साल का सेशन ले रहे हो, ठीक है, पूरे साल के कोर्सेज ले रहे हो, सिर्फ माइक्रो कोर्सेज ले रहे हो, जो भी प्लान पिक कर रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू पिक, जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई दिस कोड फॉर ऑल द ग्रेड्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ. इवन इफ अगर कोई ऑफर ऑलरेडी चल रहा है तो भी आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा. अमेजिंग इजंट इट? अब मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है और आपको कहाँ से मिलेगा ये ऑफर. तो बच्चों मान लो दिस इज द वीडियो दैट यूर वॉचिंग, लेट्स से दिस इज द सेशन दैट यूर वॉचिंग. यानी यहाँ पे आपने करना है स्क्रॉल डाउन, और ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है. इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको करना है शो मोर. जैसे ही आप शो मोर करते हो बच्चे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, यहीं पे लिंक है, इस लिंक पे कर दो क्लिक. या फिर आप और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखो ये कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे पिन है, इस लिंक पे कर दो क्लिक. इट विल ब्रिंग यू टू दिस पेज. ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो अपने ग्रेड्स को, अपने बोर्ड को, अपने टारगेट को कर सकते हो एडिट एज पर वॉट एवर यू वॉन्ट. आपको जैसे जो भी चाहिए यहाँ पे आप एडिट कर लीजिए एंड देन गेट स्टार्टेड एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड यूल हैव 3 ऑप्शंस. लाइट, क्लासिक, प्लस. मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको सेशन के बाद भी डाउट्स आते हैं तो उसको भी रिजॉल्व करने का सोल्यूशन है हमारे पास. तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं कि इन सारी चीजों में डिफरेंस क्या है.
तो बच्चा आप देखो, आपको 3 प्लान्स दिख रहे हैं। हमने आपसे बात करी थी कि लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डॉट सॉल्विंग, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ बिल्कुल होता है, और ये तीनों प्लान्स में होता है, ये हमारे बेसिक्स है, ये तो हम मीट करेंगे ही करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि ये चारों चीजें आपके लिए इनफ है, तो बच्चा आपके लिए है लाइट सब्सक्रिप्शन, दिस इज व्हाट यू वांट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेशंस के बाद भी डाउट्स आ सकते हैं एंड आई वुड वांट टू गेट इट क्लैरिफाइड, तो बच्चे आपके लिए हमारे पास डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप है, जहां पे सेशन के बाद भी आप कर सकते हो अपने डाउट्स पोस्ट एंड इट विल गेट रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट। आपके डाउट सेशन के बाद भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन। तो अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, डाउट सॉल्विंग ऐप मिलता है आपको क्लासिक सब्सक्रिप्शन के साथ। साथ ही साथ है हमारा प्लस। अब ये क्या है? तो कई सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनको लगता होगा कि यार हमारा सिर्फ ऐप से क्या होगा, हमें तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, हमें एक ह्यूमन गाइड, हमें एक ह्यूमन मेंटर चाहिए। तो बच्चे आपके लिए है पर्सनल मेंटर और ह्यूमन गाइड हु इज गोइंग टू बी देयर ऑल द टाइम विथ यू टू हेल्प यू, सपोर्ट यू। आपको बता दिया जाएगा हाउ टू कनेक्ट, क्या टाइमिंग्स है, एवरीथिंग, बट यू विल हैव कॉन्स्टेंट ह्यूमन सपोर्ट एंड इंटरवेंशन। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अलॉन्ग विद इंटरैक्टिव सेशंस, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप, you also get a human intervention, पर्सनल मेंटर विद द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये तीनों आपको पता चल गया क्या क्या डिफरेंस है। आपको अगर सिर्फ मोबाइल डाउट सॉल्विंग ऐप चाहिए तो क्लासिक है, अगर आपको पर्सनल मेंटर और ऐप दोनों चाहिए अलॉन्ग विद एवरीथिंग तो प्लस है, और अगर आपके लिए सिर्फ ये बेसिक चीजें डाउट सॉल्विंग, असाइनमेंट, लाइव सेशंस, इंटरैक्टिव रिप्लेस, ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, तो आपके लिए लाइट है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखो, लाइट सब्सक्रिप्शन वैसे तो बच्चा आता है आपका 30,599 का, ठीक है, बट जैसे ही आप मेरा कोड एंक प्रो अप्लाई करते हो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाता है, इसीलिए यहाँ टोटल 19% ऑफ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑफ आपको मेरा कोड अप्लाई करने की वजह से मिला है। तो फाइनली प्राइस आएगा आपका 24,749 रुपीज। अगर आप सिर्फ 1 महीने का ट्रायल पैक लेना चाहते हो तो इट विल बी अवेलेबल जस्ट फॉर 2,070 रुपीज का। फिर आता है आपका क्लासिक सब्सक्रिप्शन। ये देखो, वैसे तो ये 40,899 रुपीज का है, 10% ऑफ करके 36,999 रुपीज है, बट अभी कोड नहीं लगा है। हाँ जी, मैंने आपको बोला था ना ऑफर है, ऑफर पे भी ऑफ मिलता है, तो चलो कोड लगा लेते हैं। जैसे कोड लगाया देखो और पैसे कम हो गए, सिर्फ 33,299 रुपीज का ये प्लान आता है। इसका ट्रायल पैक आप ले सकते हो 2,790 रुपीज में। और फिर है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको दिख रहा होगा और ज्यादा, जिसकी प्राइस कम हो गई है। वैसे तो ये बच्चे 59,699 रुपीज का आता है, पर जैसे आप मेरा कोड अप्लाई करोगे ये सिर्फ 48,000 रुपीज में आपको मिलेगा, और इसका ट्रायल पैक आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 4,050 रुपीज में। अमेजिंग, इजंट इट? अब मैं आपको बोल रही थी कि आप रीप्ले देख सकते हो, तो वो आप कैसे देख सकते हो बच्चे? जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा, वहां पे आप माई सेशंस में जाओगे और ये आपका पेज ऐसा खुलेगा जहां पे आपके आने वाले सेशंस अपकमिंग में और हो चुके हुए सेशंस पास्ट में दिखाई देंगे। इस पास्ट सेशन में जा करके आप कोई सा भी जो सेशन हो चुका है उसको सिलेक्ट करके उसका रीप्ले देख सकते हो। तो बच्चे रीप्ले देखने के लिए यहाँ, और नोट्स को चेक करने के लिए आप नोट्स पे करोगे क्लिक, ठीक है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन रीप्ले स्टार्ट हो जाएगा। नोट्स पे क्लिक किया तो इस तरह से नोट्स खुल जाएगा। नोट्स आपको मैंने आप बताया था ना, आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हो। देखो, ये डिजिटल नोट्स के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर भी मिल रहा है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये देखो रीप्ले, यहाँ पे ये रीप्ले यहाँ से आप देख सकते हो, इंटरैक्टिव क्विजेस खेल सकते हो। इतने सारे क्विजेस हुए हैं और सारे डाउट्स हो गए हैं सॉल्व। अमेजिंग है ना? साथ ही साथ बच्चों आपको प्रैक्टिस पेपर टेस्ट चाहिए तो यहाँ पे सब कुछ होता है। आपको हमेशा लगता है यार प्रैक्टिस पेपर कहाँ से मिल सकता है, तो वो जब आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे लाएगा, तो ऑल द पेपर्स टेस्ट दैट हैव बीन शेयर्ड यू कैन एक्सेस इट ओवर हियर। तो सारी चीजें मिल रही हैं आपको, सिर्फ इस वीडियो में नीचे स्क्रॉल करके जाना है और इस लिंक पे करना है, प्रो वाले लिंक पे क्लिक, और यहाँ से अपना प्लान सिलेक्ट करके जस्ट गो अहेड एंड डू द पेमेंट, राइट। तो अमेजिंग बात है यार ये। तो आपको मैंने बता दिया है, कोड एंक प्रो जरूर लगा लेना, कोड लगाओगे तभी मिलेगा ऑफर। पहले हम आपको कहते थे कि 10 रुपीज से भी कम, एक लेस के पैकेट से भी कम में आ जाती है आपकी सब्सक्रिप्शन, राइट। वी यूज्ड टू से, राइट, कि लेस से भी कम में आपको पर सेशन मिलता है आपकी क्लासेस। अब हम ये नहीं कह रहे, हमने ये सब क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि यार यू गेट अनलिमिटेड माइक्रो सेशंस एंड अनलिमिटेड क्रैश कोर्सेज, जो चाहिए वो सब कुछ फ्री है, अनलिमिटेड।
तो कोई चीज अगर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड से डिवाइड करोगे तो टेक्निकली तो आपके लिए सब कुछ फ्री हो गया ना, जीरो हो गया। तो इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं, उसी के साथ साथ वी आर डूइंग एन इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस विथ यू। सिंपल सी 100 बात की एक बात है, हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर बाय द एंड ऑफ द सेशन, अगर आपने लॉन्ग टर्म सेशन का सब्सक्रिप्शन लिया है, पूरे साल सेशन अटेंड किया है, बाय द एंड ऑफ द सेशन अगर आपको लगता है कि सुनो ब्रो मुझे नहीं सेटिस्फाइड फील हो रहा है, मुझे नहीं लगता वेदांतों ने अपना काम किया है, आई डोंट फील देयर इज एनी इंप्रूवमेंट, आई डू नॉट वांट टू लर्न विथ यू गाइस, वी विल बी कंप्लीटली फाइन रिटर्निंग योर फीस। हम पूरा का पूरा फीस आपको वापस देने को, पूरी की पूरी फीस आपको वापस देने को रेडी है। हम पूरी ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी लेने को रेडी है ऑफ योर प्रोग्रेस। तो जब ये बेट कर रहे हैं हम, तो सोचो यार क्या क्वालिटी लर्निंग होती होगी, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट को मेजर किया जाता है, किया जा सकता है, इट्स टैंजिबल। हम गारंटी करते हैं कि आपके स्कूल में, आपके बोर्ड्स में आपके स्कोर्स बिल्कुल इंप्रूव होंगे। आपके बेंचमार्क टेस्ट में जो यहाँ होता है, आप जब आते हो ना, जब आप शुरू करते हो लर्निंग वेदांतों के साथ, तो एक बेंचमार्क टेस्ट होता है टू असेस कि वेयर डू यू एग्जैक्टली स्टैंड। तो इस चीज के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं और हम ये अश्योर करते हैं कि आपका प्रोग्रेस पक्का होगा, और नहीं होगा तो आपके पैसे होंगे पूरे कोर्स की फीस 100% बैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन दो कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपका अटेंडेंस कम से कम 75% होना चाहिए। यू मस्ट हैव अटेंडेड एटलीस्ट 75% ऑफ द सेशंस एंड यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट 75% ऑफ द टेस्ट्स। क्योंकि बच्चे अगर आप लर्न करने सेशंस में आओगे नहीं, अगर आप टेस्ट के साथ खुद को असेस करोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं। तो ये कमिटमेंट एक हाथ से तो होगी नहीं, ताली दोनों हाथ से बचती है। तो जब हम कर रहे हैं तो हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए इन ऑर्डर टू होल्ड द हैंड्स। तो इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि आप जब 75% अटेंडेंस इंश्योर करते हो और आप 75% टेस्ट कम से कम इंश्योर करते हो, तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी होगी, और नहीं हुई तो पैसे होंगे वापस विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये हमारा प्रॉमिस। अब इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए यार। ले लो सब्सक्रिप्शन और लगा दो कोड एंक प्रो, ले लो डिस्काउंट और आ जाओ हमारे सेशंस में, बड़ा मजा आएगा। अब मैं आपको ये बता दूं आपके बैचेस कब शुरू हो रहे हैं। 9th के बैचेस बच्चे सीबीएसई के 10th में 24th मई को, आईसीएसई के 24th और महाराष्ट्र के भी 24th मई को। 10th के बैचेस फॉर सीबीएसई बिगिंस ऑन 10th एंड 24th, आईसीएसई के 17th एंड महाराष्ट्र बोर्ड्स के भी 24th में। जो बच्चे अपकमिंग एकेडमिक ईयर के लिए जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे 10th में एंड 24th मई को आपके सेशंस हुए हैं शुरू, हो रहे हैं या हुए हैं शुरू। यू कैन एनरोल इन दीज बैचेस, डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं स्टेट जनरल की। अब स्टेट जनरल क्या था बच्चों, हमें पता है कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्या चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इनके पास, बेचारों के पास पैसे तो है ही नहीं, लेकिन अभी रानी साहिबा के नखरे उठाने हैं, राजा जी के खर्चे उठाने हैं, कोर्ट चलाना है, इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए ये लोग इम्पोज करेंगे टैक्स, टैक्स जो कि देगी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट। ठीक है, देखो टैक्स ये पहले से दे रहे थे, बट दीज गाइज वर गोइंग टू लिवाई मोर अमाउंट ऑफ टैक्स ओवर हियर। बच्चों एक चीज और याद रखना, दो तरह के टैक्सेस लगते थे, एक का नाम था तीत और एक का नाम था टाइल। Teeth and tile were two kinds of taxes. Teeth वो था where 1/10 of the produce that people used to make from their harvest उनको चर्च को देना पड़ता था, ठीक है, जो उन्हें चर्च को देना पड़ता था। Tile was the tax which they used to pay to the administration, to the state, जो स्टेट को देते थे, जो बेसिकली गवर्नमेंट को देते थे। ठीक है, अब इसके ऊपर से और टैक्स लगने वाला था। राजा जी ने सोचा कि यार पैसे तो चाहिए ही, पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया टैक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, वो थी ओल्ड रेजीम की। ओल्ड रेजीम यानी कि पहले पुराने ज़माने में, पहले जैसे इनके यहाँ रूलिंग चला करती थी, उसके हिसाब से अगर इनको पॉलिटिकल बॉडी को, अगर मुनाक को टैक्स बढ़ाना था, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी तीनों स्टेट से, 3 स्टेट्स, ऑल द 3 स्टेट्स दे हैड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम, इनको इनसे लेनी पड़ती थी अप्रूवल। इस
तीनों स्टेट्स के लोग जो आते थे रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर वर नोन एज स्टेट जनरल। लास्ट टाइम व्हेन दीज गाइज केम टुगेदर वाज इन 1614। सोचो इतने सालों बाद 5 मई 1789 को राजा जी ने बोला, लुई 16 ने बोला कि बुलाओ इन सबको, सभा लगेगी। अब सभा में क्या था बच्चे, 5 मई 1789 को जो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ वहां पे 300 लोग आए, दोनों स्टेट 1 और स्टेट 2 से, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट यानी क्लर्जी और नोबल से, और 600 लोग आए थर्ड स्टेट से। अब यहाँ प्रॉब्लम ऐसे तो हम लोग को बहुत डेमोक्रेटिक साउंड कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में मुश्किल से सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज देयर, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल 90% ऑफ पीपल आर हियर, बट उनको सिर्फ 600 लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, और 10 लोगों को 10% को कंबाइंड 600 लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो ये तो बराबरी की बात है नहीं। ऊपर से ये भी चलो हमने बैन लिया होता, अगर 1 पर्सन 1 वोट 1 पर्सन ये कॉन्सेप्ट होता तो, क्योंकि चलो 600 वोट्स उधर से आते, 600 वोट्स इधर से आते, बट ऐसा नहीं था। हर एक स्टेट को, ईच स्टेट हैड 1 वोट, यानी कि एक क्लर्जी को, एक नोबल को और एक थर्ड स्टेट को। ये तो बहुत अनफेयर है, एक तो 600 लोग उनको एक ही वोट मिलेगा, यहाँ 300 लोग को उतना वोट मिलेगा, वो भी ये दोनों कंबाइंड तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी बना देंगे, क्योंकि टैक्स तो सिर्फ थर्ड स्टेट को देना है, सेकेंड और फर्स्ट स्टेट का जा क्या रहा है, दे वुड हैव इजीली एक्सेप्टेड इट। उसके ऊपर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ जो 600 लोग आए थे ये भी ना सिर्फ रिच रिप्रेजेंटेटिव्स थे, थर्ड सेगमेंट के सिर्फ रिच लोग आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि दे आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ द एंटायर फ्रांस। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट वो बेचारे 40,000 लेटर्स लेकर के आए थे बाकी सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम द थर्ड स्टेट, उनके प्रॉब्लम्स के साथ। क्योंकि जो गरीब लोग थे, जो पेजेंट्स, आर्टिसंस, जो वुमेन थे, इनको तो असेंबली में घुसने तक का हक नहीं था, दे वर नॉट इवन अलाउड in the assembly. अब इस unfair treatment of each state having 1 vote, थर्ड स्टेट ने डिमांड किया कि भाई 1 पर्सन 1 वोट करिए, और किंग लुई ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो थर्ड स्टेट स्टॉर्म्ड आउट ऑफ योर, उन्होंने कहा आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। और बच्चा फिर 20 जून को जा करके मिल बैठे ये सारे यार, कहाँ पे, वर्सलीज के एक इंडोर टेनिस और कोर्ट में। अब वहां क्यों गए, बेचारे गरीब लोग थे, इतने पैसे थे नहीं कि एक असेंबली, एक कोर्ट अपना खड़ा कर देते, लेकिन यहाँ पे ये गए किस इरादे से, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के इरादे से। इन्होंने कहा हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। उन्होंने कहा कि जो राजा है, ठीक है, जो हमारे किंग लुई हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पावर को। अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना होगा जिसके हिसाब से मोनार्की रहने के बावजूद चलेगी, ताकि कंसोलिडेशन ऑफ पावर होने के बावजूद उतना ज़्यादा ना कॉन्सेंट्रेटेड हो एक ही बंदे के हाथ में, हु कैन एक्सप्लॉइट इट। और ये सारे लोग ही आए क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था, ये जो रिच लोग थे, दैट दे आर द स्पोक्समैन फॉर द एंटायर फ्रांस। उन्होंने कहा हम सबके बदले हम बात करेंगे, और खुद को इन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली। अब ये 20 जून की बात है, ठीक है। अब ये सारे लोग बैठ गए और धड़ाधड़ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लग जाएगी हम नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि कई सारे लोगों को अभी हम पता चलेगा कि रिवोल्यूशन में सिर्फ ये कारण नहीं था, ये पॉलिटिकल कॉज है, उसके अलावा और क्या कॉजेस थी। तो बच्चे शॉर्टेज ऑफ फूड तो अभी भी चल रहा था, जो शुरू में हमने 3 इवेंट्स की बात की थी, शॉर्टेज ऑफ ब्रेड वो स्टिल देयर। तो अब पेरिस में जो औरतें हैं, जो लोग भूखमरी से परेशान हैं, वो उन सारे शॉप्स में स्टॉर्म इन कर जाते हैं जिन्होंने खाना होल्ड करके रखा हुआ है, और इन गरीबों को इन्फ्लेटेड प्राइस पे दे रहे थे। साथ ही साथ सेम प्रॉब्लम चल रही थी कंट्री साइड पे भी। कंट्री साइड पे क्या हो रहा था, पेजेंट्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था, किसको, द शिट्यूज, द मैनर्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो नोबल्स थे, लैंडलॉर्ड्स एंड नोबल्स। कई सारे लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स भाग करके सिटीज में आ गए थे अपनी जानें बचाने के लिए। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कंट्री साइड पे जो पेजेंट्स थे उनको ये न्यूज मिली थी कि लैंडलॉर्ड्स के जो ब्रिगेंड्स हैं, जो गुंडे हैं, जो गून्स हैं, वो आने वाले हैं और उनके हार्वेस्ट को, उनके राइप हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम देम और जस्ट टू टीच देम अ लेसन। तो इन्हें लगा कि इससे पहले कि ये लोग हम पे अटैक करें, हम जाते हैं इन पे अटैक करते हैं। तो दीज गाइज स्टार्टेड अटैकिंग द मैनर्स, द पैलेसेस, जो बड़े बड़े घरों में ये सारे लोग रहते
रहते थे, जो मैंशंस में, उनको अटैक कर दिया, उनके पास जो ग्रेन्स स्टोर्ड थे उसको उन्होंने लूट लिया, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रेवेन्यूज के डॉक्यूमेंट्स थे, जो प्रूफ थे कि इस इतना टैक्स रेवेन्यू इन लोगों को देना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे दे सेट फायर. नाउ दिस थर्ड सेगमेंट, द मिडिल क्लास, और जो नेशनल असेंबली थी, उनके लीडर कौन थे बच्चे? उनके लीडर थे मीराबेऊ एंड एबीसीएस, हु वर एक्चुअली फ्रॉम क्लर्जी एंड नोबल सोसाइटी. ठीक है, आपके एबीसीएस, ही वाज ओरिजिनली फ्रॉम द क्लर्जी, और इन्होंने एक पैम्फलेट भी लिखा था कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट. और मीराबेऊ जो थे हमारे, वो थे एक्चुअली एक नोबल, एंड ही यूज्ड टू प्रोफेस कि फ्यूडल सिस्टम खत्म होना चाहिए, और वो एक जर्नल लेकर के चलते थे जिससे क्या इंस्पिरेशनल बातें कहा करते थे. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्रेड राइट्स यहाँ पे हो गए थे 14 जुलाई को. एक तो लोगों को ये पता चला, देखो लोग पहले बहुत परेशान है, उन्हें उम्मीद थी कि जाकर के राजा जी उनकी हेल्प करेंगे, राजा जी ने उल्टा अपने ट्रूप्स को इन दंगे फसादों को रोकने के लिए भेज दिया, और लोग और एजिटेट हो गए. उन्होंने बैस्टाइल पे कर दिया स्ट्राइक, अटैक, और साथ ही साथ ब्रेड शॉप्स वगैरह पे, और कंट्री साइड पे भी ये सेम प्रॉब्लम चल रही थी. अब क्योंकि इतना कुछ चल रहा था, राजा जी ने रियलाइज कर लिया कि नेशनल असेंबली को इनको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी. अगर इन्होंने नेशनल असेंबली की बात नहीं मानी तो ये सारे लोग पागल होते जाएंगे. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच 4 अगस्त ऑफ 1789 ही सेड, चलो आप बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम रेडी टू लिसन टू यू. एंड एज पर दैट इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को कर दिया अबॉलिश, एंड जो भी ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस थे अब ये सबको देने थे. जो बर्थ प्रिविलेजेस थे बच्चे, ये अब धीरे धीरे रिमूव होने लग गए थे. बर्थ प्रिविलेजेस रिमूव्ड, अब ये रिमूव हो रहे थे. ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप द प्रिविलेजेस. एक तो जो इनको तीथ ये लोग करेक्ट करते थे उससे मनाही कर दी गई कि अब आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा. दूसरी चीज, इनके पास जो भी जमीन, जो कि बचा हुआ अनाज, जो भी सारा प्रॉपर्टी सब कुछ था, वो कॉन्फिस्केट कर लिया गया, वो उनसे ले लिया गया. एंड यू वुड नॉट बिलीव, अराउंड 2 बिलियन लिवरेज के पैसे इनसे वापस निकले. सोचो, दिस वाज द अमाउंट ऑफ डेट दैट द कंट्री हैड टुवर्ड्स द पीपल. अगर पहले इन लोगों ने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया होता तो कंट्री इतने दिन तक फाइनेंशियल क्राइसिस में होती ही नहीं. ये सिर्फ रिच लोगों के पास सारे पैसे जो थे वो जमा थे. और फाइनली फ्रांस जो है वो बन गई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया रेडी. बचे विद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की 3 नए ऑर्गन्स आ गए थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मतलब क्या? लॉ मेकिंग. लॉ मेकिंग लोग जो थे, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग कौन कर रहे थे? नेशनल असेंबली करती थी. और किंग का काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता था, और यहाँ पे नेशनल असेंबली, और कुछ चीजों में वो मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते थे कौन? नेशनल असेंबली वाले लोग ही. और किंग सिर्फ अपना वीटो देते थे, हामी और नामी, यानी कि हाँ या ना, ऐसे. उनके पावर को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया गया. अब जजेस को, सारी पॉलिसी मेकिंग को, लॉ मेकिंग को वो कलेक्ट जो है व्हाट यू से कंट्रोल नहीं करते थे. अभी नेशनल असेंबली के लोग कौन थे बच्चे? ये वो लोग थे जिनको कुछ लोगों ने किया था इलेक्ट. हाँ जी, ये एक रिपब्लिक बॉडी, आप ऐसा समझ सकते हो कि डेमोक्रेटिक बॉडी थी. इनको कुछ लोगों ने इलेक्ट किया था, लेकिन प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं थी. प्रॉब्लम क्या थी? इनको सिर्फ किया था इलेक्ट एक्टिव सिटीजन्स ने. अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे बच्चे? वो लोग जो टैक्स पेयर्स थे. और टैक्स पेयर्स तो सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कम से कम मिनिमम 3 दिन के वेजेस के बराबर, 3 days ऑफ वेजेस कि इक्विवेलेंट टैक्स पे करते थे, सिर्फ उन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था. एंड दैट टू जस्ट द मेन. बाकी विमेन, children, old people and the men who could not afford to pay tax at least that of 3 days of wages equivalent to that were considered as passive citizens. यानी कि उनको एक्टिव सिटीजन का दर्जा, एक प्रॉपर सिटीजन, फुल फ्लेजेड सिटीजन का दर्जा भी नहीं दिया गया था, डिस्पाइट ऑफ द नेशनल बीइंग इन रूल, नेशनल असेंबली बीइंग इन पावर. ठीक है, लेकिन एक चीज उन्होंने अच्छी की थी, वो थी फंडामेंटल राइट्स. जैसे आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे फ्रीडम्स है. इस तरह से उन्होंने कुछ बेसिक राइट्स मैन और सिटीजन को दे दी थी. ठीक है, ये बेसिक राइट थी कि दे हैड द राइट टू एजुकेशन, दे हैड द राइट टू एक्सप्रेस. ये बेसिक जो सेंसरशिप्स लगी हुई थी, इन सारे सेंसरशिप्स को हटा दिया गया था. तो ये आपका टैबलेट था, लॉ टैबलेट, जो ये दिखाता था कि क्या बेसिक राइट्स थे जो हर एक इंसान को मिल गई थी. ऐसा बोला गया था कि ये ह्यूमन राइट्स है, यानी कि इफ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन, ये राइट्स तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, व्हाटएवर, रिलीजन मिलने ही चाहिए, जस्ट एज ह्यूमंस. तो इस तरह से इन लोगों को दे दी गई थी ये राइट्स. अब आता है हमारा अगला सवाल, डिस्कस द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स यूज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशंस. बच्चों
बताओ, ये कमेंट सेक्शन में बताओगे आप मुझे। ये हमारे सिंबल्स हैं, याद है? लिबरलाइजेशन, स्लेवरी से इन्फिनिटी, आई ऑफ नॉलेज, स्पिरिट, रेड कैप, ये सब याद है? ये पॉलिटिकल सिंबल्स है। इसका जवाब आप दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि फ्रांस में फाइनली मोनार्की कैसे खत्म होकर के रिपब्लिक स्टार्ट हो गया। तो बच्चा ये देखो, ये फ्रांस का स्ट्रक्चर है 1789 में। अब जब लोगों का रिवॉल्यूशन शुरू हो गया और नेशनल असेंबली आ गई, कौन बिल्कुल भी खुश नहीं था? किंग लुई बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके पावर को अंडरमाइन कर दिया गया था, उनकी हैसियत को अंडरमाइन कर दिया गया था। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, अपने जो पड़ोसी थे, ठीक है, इधर ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इधर सारे अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर के वो कॉन्स्पिरेसी करने लगे और नेगोशिएशंस में आ गए अपने लोगों के हुए रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए। ठीक है, वो उनसे बातचीत करने लगे कि हाँ आप अपनी आर्मी भेजो। यहाँ पे तो यहाँ सब लोगों ने आर्मी को भी कंट्रोल कर लिया, आप अपनी आर्मी भेजो, हम इनको कुछ ठिकाने लगाते। बाकी लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे? बाकी लोग भी डर गए थे कि यार अगर फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन चल रहा है, हमारे यहाँ भी मोनार्की है, अगर कल को लोगों ने उठ के बोल दिया कि भाई मोनार्क्स आपके पास 100% एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकते, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, तो हमारा हक भी छिन जाएगा। तो डर के मारे कि फ्रांस जैसी हालत हमारी ना हो जाए, फ्रांस को दबा दो, सब अपनी आर्मी को भेजने को तैयार थे। लेकिन इससे पहले कि उनकी आर्मी आ पाती, नेशनल असेंबली में आपस में वोटिंग करके 1792 में, यानी कि 1791 में बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन आया था नेशनल असेंबली का, 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट इन्होंने वॉर छेड़ दिया। और ये वॉर जो है लोग ना एरिस्टोक्रेसी और किंग्स के अगेंस्ट लेने लग गए। जो लोग दबे हुए थे राजाओं से, महाराजाओं से, मोनार्की से, वो लोग ऐसा मानने लग गए कि पूरे यूरोप में ये बर्बादी छानी चाहिए, राजा महाराजा खत्म हो जाने चाहिए, मोनार्क्स खत्म हो जाने चाहिए। तो वॉलंटियर कर करके जाने लगे कि हम लड़ेंगे। पीपल वॉलंटरली स्टार्टेड ज्वाइनिंग आर्मी। सारे लोग सारे प्रोविंसेस से उठ करके आर्मी ज्वाइन करने के लिए आने लग गए। और पता है कौन सा गाना गाते हुए जाते थे? जो आज की डेट में फ्रांस की नेशनल एंथम है, मर्सेलेस। दैट वाज द सॉन्ग दैट दे वर सिंगिंग व्हिच वाज रिटन बाय रॉजर डे लायल। इसको गाते गाते बिल्कुल पेरिस में घुसते थे और इसकी इंपॉर्टेंस यूनिटी को इतना ज्यादा दिखाता है, सिंबलाइज करता है कि इसको नेशनल एंथम बना दिया गया। नाउ while the men are there on the front fighting, वॉर को लड़े, पूरी कमान कौन संभाल रहा है? The women had taken the charge. They were taking care of the jobs, they were taking care of the money, of the earning, and they were taking care of the household, family and the children as well. इन सब का ध्यान बेचारी औरतें रख रही थी, but despite of that they were not given any recognition. ठीक है, people wanted to carry on the revolution despite of the constitution of 1791. यानी कि नेशनल असेंबली आने के बाद भी, ठीक है, लोग जो है अपनी रिवॉल्यूशन को जारी रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अभी भी पूरी इक्वालिटी नहीं आई थी। कैसे नहीं आई थी बच्चों? विमेन, मैन जो बहुत ज्यादा टैक्स पे नहीं करते थे, एटसेट्रा, ऐसे कई सारे लोग थे जिनको अभी भी सिर्फ पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया था, जिनको एक्टिव सिटीजन, होलसम सिटीजन नहीं कंसिडर किया जा रहा था। तो अब लोग क्लब्स वगैरह, सोसाइटीज वगैरह फॉर्म करने लगे इसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए। और यहां से शुरू होता है रीन ऑफ टेरर का रिमार्क। तो रीन ऑफ टेरर क्या होता है ये हम समझेंगे। पहले मैं आपको एक प्रीटेक्स्ट दे दूं कि इनमें से एक सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसको सेंट जैकोबिन, एक पेरिस में कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट्स आर रिलीजियस बिल्डिंग्स डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड ऑल। यहां से सेंट जैकोबिन क्लब ने अपना नाम उठाया था। जैकोबिन क्लब वाज अ पॉलिटिकल क्लब बच्चे, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लब्स एंड पावरफुल वंस। ये लोग जो हैं इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रीन ऑफ टेरर में इनका बहुत बड़ा हाथ है, हम जानेंगे इसके बारे में। ये लीडर थे जैकोबिन क्लब के। अब मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब थे जो छोटे छोटे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से आते थे, यानी कि नॉट सो वेल टू डू पीपल, जो मछुआरे थे, जो केक मेकर्स थे, ब्रेड मेकर्स थे, बार्बर्स थे, शॉपकीपर्स थे, सर्वेंट्स थे, जो छोटे छोटे लोग थे, मीनियल जॉब्स किया करते थे, जो बहुत ज्यादा अर्न नहीं किया करते थे, ये सारे लोग आके मेंबर्स बन गए। और ये लोग एक पर्टिकुलर तरह से ड्रेसअप होने लगे। They started wearing these pants with stripes which used to symbolize that they are member of the Jacobin club. They started wearing a red cap which was a symbol of freedom against slavery. Freedom against
स्लेवरी से फ्रीडम का सिंबल था ये। तो ये सारी चीजें ये लोग करने लगे। और एक चीज ये जरूर करते थे, देखो ये इनको देखो बूट्स पहना है, इस टाइम पे लोग नी ब्रीचेस पहनते थे, यानी कि ऐसे शूज जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ करते थे, आप देखोगे इन जनरल इसको नी ब्रीचेस कहते हैं। सो दीज गाइस वर लिटरली नोन एज सैंडक्लिटर्स बिकॉज दे हैड स्टॉप्ड वेयरिंग द नी ब्रीचेस बिकॉज दैट वाज अ सिंबल ऑफ स्टेटस एंड मनी। इन्होंने कहा हम जैसे हम वैसी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, फैंसी डिजाइनर क्लोथ्स नी ब्रीचेस पहन करके हम रिच लोगों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम नया स्टाइल स्टेटमेंट शुरू करेंगे। और रेड कैप भी पहनते थे। हाउएवर द वुमेन इन दिस क्लब्स डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज लिबरलाइजेशंस एंड लिबरल आइडियाज वर स्टिल नॉट अलाउड टू डू दैट। औरतों को यहाँ पे भी हक नहीं दिया गया। ठीक है, अब ये बात चल रही है कि रेवोल्यूशन तो होना ही है, करेक्ट, रेवोल्यूशन चल ही रहा है, अभी भी ये क्लब्स एक्टिव हैं। इन्होंने अगस्त 10 को अचानक फील किया, बिल्कुल कुछ दिन बाद इन्होंने ये बोला कि भैया हम क्यों राजा की हरकतों को बर्दाश्त करें, ये इधर नेगोशिएशन में लगा हुआ है। और इन्होंने एक अपराइजिंग का डिसीजन लिया एंड दे वेंट एंड स्टॉर्म्ड इनटू द पैलेस वेयर द किंग वाज। उनके सारे गार्ड्स को मार करके राजा को अबडक्ट कर लिया। सोचो, उठा लिया यार, किडनैप कर लिया राजा को। ये लोग इतने पावरफुल थे और ये सिंबलाइज, ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि चाहे राजा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, सबसे पावरफुल तो लोग और प्रजा होती है। फाइनली उसके बाद असेंबली ने इस चीज पे डिसीजन लिया और वोट किया कि रॉयल फैमिली को जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ट्रीजन, देशद्रोह किया है। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। दोबारा इलेक्शंस हुए। अब जैकोबिन क्लब ने ये स्टेटस दिलाया था, तो इस इलेक्शंस के थ्रू ऑब्वियसली जैकोबिन क्लब इलेक्ट हो गया। अब जो है प्रॉपर इक्वालिटी आ रही थी बहुत हद तक। देखो औरतों को अभी भी हक नहीं दिया गया था, बट एटलीस्ट ऑल मेन नाउ कुड वोट हु वर अबव 21 ईयर्स। चाहे कोई भी वेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, दे हैड द राइट टू वोट, ओनली द वुमेन डिड नॉट हैव द राइट एनी मोर। और फिर फॉर्म हुई एक नई असेंबली जो नेशनल असेंबली नहीं थी। नेशनल असेंबली 1791 में थी। अब वो सब डिसॉल्व होकर नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जिसका नाम है कन्वेंशन। तो बच्चे यहाँ पे वोटिंग हुई है और नई असेंबली फॉर्म हुई है जिसका नाम है कन्वेंशन। याद रखिएगा ये, ठीक है। सितंबर 21 1792 में फिर क्या होता है, 1792 में मोनार्की फाइनली अबॉलिश होकर फ्रांस एक रिपब्लिक हो जाता है, यानी कि लोगों के हाथ में वो हक आ गया है कि वो अपने हेड ऑफ स्टेट को चूज कर सके। उसके बाद लुई 16 पे कोर्ट में केस चलता है, उनको ट्रीजन के अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और सून उनकी महारानी मैरी एंटोनिएट को भी सेम फेट मीट करना पड़ा एंड शी वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड। फिर शुरू होता है हमारा रीन ऑफ टेरर। बच्चे जनवरी 1793 में आपका कन्वेंशन आ गई थी पावर में। कन्वेंशन के हेड कौन थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, राइट। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट टाइप के इंसान थे। उनके अगेंस्ट कोई भी जाता था तो उसको सीधे ना उनके अगेंस्ट कोई भी बोलता था तो नोबडी वाज वेलकम और उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। और उसके बाद उनके अगेंस्ट केस चलता था और इफ दे वर प्रूवन गिल्टी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द हेड तो उनको जो है गिलिटीन में, ये देखो ये मशीन है गिलिटीन की, यहाँ पे उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उनको बिहेड कर दिया जाता था। ऑल द एनिमीज वर गिलिटीन्ड। बहुत ही सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट वाला माहौल बना दिया था इन्होंने, ठीक है। अब ये गिलिटीन मशीन जो है डॉक्टर गिलिटीन जिन्होंने उसको बनाया उसके नाम पे है। अब पॉलिसीज क्या थी, देखो ये सारी पॉलिसीज है जो हमारे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर लेकर आए थे जिसके थ्रू ये टेरर वाला पूरा रीन चालू हो गया था। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि चाहे आप कितने भी पैसे लगा करके सामान जो है प्रोड्यूस करो, उस पर एक मैक्सिमम सीलिंग प्राइस लगा दी जाएगी। यानी कि आपके प्रोडक्शन में 12 रुपए लग रहे, 13 रुपए लग रहे, 14 रुपए लग रहे, फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 12.5 रुपीज में ही बेचोगे, ठीक है। या फिर मान लो 13 रुपीज में ही बेचोगे। अगर आपके 15 रुपए लग गए तो आप लॉस में जाकर के इतने प्राइस पे बेचोगे, कोई भी कोताही नहीं होगी, कोई भी देयर विल बी नो लीवे गिवन ओवर हियर। रैशनिंग ऑफ मीट, फूड, ब्रेड सब कुछ होने लग गई। पेजेंट्स को फोर्स किया जाने लग गया कि वो जो भी जहां भी जो है हार्वेस्ट करते हैं उनको अल्टीमेटली सिटीज में आना है और ये जो मैक्सिमम सीलिंग वाली प्राइस है उसके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइसेस फिक्स्ड है, उसी में पैसे सामान को बेचना है। बच्चे एक सिंपल सी बात समझो, एक तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि वो जहां भी होंगे वहां से सिटीज में आकर के सेल करेंगे सामान को। दूसरा ये कि मैक्सिमम सीलिंग प्राइस लगा दी तो अपने ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा कॉस्ट को वहां से प्रॉफिट में निकाल भी नहीं सकते, तो पेजेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा।
नॉट जस्ट दैट, कोई भी एक्सपेंसिव चीज, देखो यार जो अमीर लोग होते हैं, अमीर क्यों होते हैं, उनके कपड़े, खाना पीना, वो सारी चीजें बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत एक्सपेंसिव और अलग होती है, फैंसी चीजें ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ के अमीर लोग व्हाइट फ्लावर के बने हुए ब्रेड को खाते थे। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब लोग खाएंगे इक्वालिटी ब्रेड, अब सबके लिए एक ही ब्रेड होगा, जो कि चीप वर्जन ऑफ ब्रेड था, जो कि आपके व्हीट फ्लावर से बना हुआ था, होल व्हीट से बना हुआ था, जो गरीब लोग खाते थे क्योंकि सस्ता और ज्यादा न्यूट्रिशियस होता था। तो रिच पीपल ऑल्सो गॉट वेरी ऑफेंडेड, क्या पैसा कैसे कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, स्पीच में, एड्रेसिंग में, इसमें भी इक्वालिटी जो है वो सॉर्ट करने लग गए थे। ये कैसे, तो पहले मॉन्शोर, मैडम, इस तरह से एड्रेस किया जाता था टाइटल्स वगैरह की जगह। अब इन्होंने कहा कि कोई मॉन्शोर, मैडम, सर, मैडम, ये सब नहीं चलेगा, सब बराबर है, सब सिटीजन है। तो मेल्स विल बी एड्रेस्ड एज सिटोयन एंड फीमेल्स विल बी एड्रेस्ड एज सिटोयनी। तो इन्होंने कहा सारे टाइटल्स भी अबॉलिश हो जाएंगे। चर्चेस बंद करा दी, सोचो रिलीजियस फीलिंग्स कितनी हर्ट हुई होंगी। चर्चेस को बंद करा के उसको ऑफिसेज में, बैरिक्स में, आपका मिलिट्री के रहने वाली जगह में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद रोबेस्पियर ने कॉन्स्टेंटली इस पॉलिसी को फॉलो किया और अपने सपोर्टर्स, जो उनके अपने जैकोबिन क्लब के सपोर्टर्स थे, उनकी बात भी नहीं सुनी और उनको भी एक्सट्रीम पनिशमेंट दी। फाइनली लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, 1 साल से ज्यादा किसी ने इनको बर्दाश्त नहीं किया और जुलाई 1794 में उसी गिलेटिन मशीन पे इनको भी कोर्ट ने इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट पास करके गिलेटिन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा से बच के रहना चाहिए। अब भैया गवर्नमेंट तो चली गई, जैकोबिन क्लब, इसने मौका दे दिया वापस नेशनल असेंबली में, जैसे जो रिच लोग थे, मिडिल क्लास वाले, उनको पावर सीज करने का। लेकिन नई कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनी, लेकिन वही प्रॉब्लम वापस आ गई। कुछ ही लोग जो है अब वोट कर सकते थे, उन्होंने वोट किया और नई असेंबली बनाई। बचे अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने थे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, आपने सुना हुआ है, राइट, राज्यसभा, लोकसभा है हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। इस तरह के 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, यानी कि लॉ मेकिंग 2 काउंसिल्स बने, जिसके बाद फर्दर एक एग्जीक्यूटिव भी बनाया गया। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी बनाया गया जिसका नाम इन्होंने रखा डायरेक्टरी। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को भाई साथ साथ चलना होगा, क्योंकि जो लॉ पास होगी वो एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, दे नेवर यूज टू बी ऑन द सेम पेज। इसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो गई, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई और अगले 10 साल तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लड़ाई झगड़ा, ये वो फलाना ढकाना चलता ही रहा, ये कभी भी साथ में नहीं रहते थे। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, इस इंस्टेबिलिटी की वजह से जगह मिल गई एक मिलिट्री डिक्टेटर को आने की। तो नेपोलियन बोनापार्टे इसी बात पे आते हैं और 1803 में रिपब्लिक स्टेटस ऑफ फ्रांस को करते हैं डिस्ट्रॉय, अपने आप को डिक्लेयर करते हैं एज द न्यू हेड ऑफ द प्लेस, एज द न्यू एम्परर ऑफ फ्रांस, एंड ही री एस्टैब्लिशेस मोनार्की को ये ले आते हैं दोबारा। इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। हम पहले समझते हैं कि क्या women were actively a part of revolution? Yes guys, they were constantly fighting for their equality and equality for all in fact, but especially for their status. Why? Let me tell you why. बच्चे, जो जॉब्स वगैरह, जो औरतें थी ना, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, घर का काम तो संभालती थी, बट थर्ड स्टेट की कई सारी औरतों को सीमस्ट्रेस, लॉन्ड्रेस, सर्वेंट, वेजिटेबल शॉपकीपर, ये वेजिटेबल सेलर, इन सारी तरह के काम भी करने पड़ते थे, बिकॉज दे नीडेड मनी टू अफोर्ड एंड टू सपोर्ट देयर फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ऊपर से इनको कोई एडुकेशन नहीं था, इनको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी, देयर वाज नो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग गिवन टू देम, ताकि ये मीनियल जॉब्स छोड़ करके थोड़े बेटर जॉब्स कर सके। एडुकेशन सिर्फ किसको मिलता था, जो अच्छे फैमिली के लोग आते थे उनको, और उनकी भी उसके बाद जो है शादी करा दी जाती थी, दे वर मैरिड एज पर देयर फैमिलीज विश। और चैलेंजेस किसको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते थे, ये लो वेज वर्कर्स वाली विमेन को। क्यों? क्योंकि एक तो इनको बराबर पैसे नहीं मिलते थे, इनको घर का काम भी संभालना पड़ता था, इनको इक्वल स्टेटस भी नहीं दिया जाता था, इनको पैसिव सिटीजन भी माना जाता था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी। तो इतनी ज़्यादा सफरिंग चल रही थी इनकी लाइफ में, बट दे वर स्टिल एक्सपेक्टिंग एंड कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आया तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि इनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनको तो पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया। तो इन्होंने भी कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स कर लिए थे फॉर्म, बिल्कुल जैकोबिन क्लब की तरह। उनमें से 2 बहुत फेमस है, रिपब्लिकन विमेन एंड द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी।
एक चीज ही सिर्फ ये मांग रही थी, वो थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, बिकॉज दे बिलीव्ड कि वही चीज है जो उनको बराबर लेवल पे लेके आएगी। पर इनकी फाइट सालों साल तक चलती रही। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई थी विद द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने ना स्कूल, स्टेट स्कूल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था, जहां पे इन्होंने कंपलसरी कर दिया था लड़कियों के लिए स्कूल जाना। तो फाइनली एजुकेशन मिलने लग गया था। अब कोई भी इनके फादर्स उनको फोर्स नहीं कर सकते थे शादियों में। डिवोर्स लीगल बना दिया गया और अब इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था। पहले सिर्फ मेन वर अलाउड टू अप्लाई, नाउ ऑल्सो द वुमेन वर एबल टू अप्लाई। और अब इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, तो एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल रही थी, यानी कि दे हैड बेटर अपॉर्चुनिटीज नाउ इवन द वेमेन ऑफ थर्ड एस्टेट। लेकिन फिर हमारा रीन ऑफ टेरर ने सब कुछ कर दिया डिस्ट्रॉय। इन्होंने सब सारे वेमेन क्लब्स को कर दिया क्लोज, सब कुछ बंद करा दिया। इनफैक्ट कई सारे जो इन्फ्लुएंशियल औरतें थी, वेमेन थी, लीडर्स थी, उनको अरेस्ट भी किया गया और कई सारों को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। फाइनली औरतों को हक कब मिला बच्चों? 1946 में, जब हमें इंडिया में आज़ादी मिली उसके एक साल पहले। उनमें से एक वन वुमेन हु वाज रियली इन्फ्लुएंशियल वाज ओलंपे दे गो, हु वाज देयर फ्रॉम 1748 टिल ओनली 1793। आप देख सकते हो, शी वाज एग्जीक्यूटेड बाय द नेशनल कन्वेंशन जो फॉर्म हुआ था, मैंने बताया ना रीन ऑफ टेरर के वक्त कन्वेंशन फॉर्म हुआ था, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था। सो शी हैड वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन काफ़ी रही हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का, एक बहुत बड़ा सा लेटर और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन भी लिखा था, और क्वीन को भी भेजा था कि भैया आप औरत हो, आप तो समझो, आप तो आवाज उठाओ। लेकिन जैकोबिन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इनको इनकी जगह नहीं दी और अल्टीमेटली कर दिया एग्जीक्यूट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं स्लेवरी की। बच्चा, स्लेवरी बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। 18th सेंचुरी में हाउएवर इसके बारे में, इसकी बहुत बुराई एज सच नहीं होती थी। 17th सेंचुरी में तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत लिटिल क्रिटिसिज्म। 18th सेंचुरी में जो है थोड़ा बहुत चालू हुआ था। नेशनल असेंबली ने इसके ऊपर बहुत डिबेट्स किए थे, बट उन्हें डर लगा कि कहीं बिजनेसमैन, क्योंकि उन बिजनेसमैन ही थे सारे, नेशनल असेंबली कौन से थे? थर्ड एस्टेट के मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, उनका ट्रेड स्लेवरी से चल रहा था, वो लोग नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी कोई ठोस जो है एक्शन नहीं लिया। स्लेवरी शुरू क्यों हुआ? यूरोप अपनी फ्रांस जो है वो अपनी कॉलोनीज इधर उधर जमा कर रखे हुए थे, जैसे कि अक्रॉस कैरिबियन, आपका सैन डोमिंगो, इधर उधर ऑल दीज प्लेसेस। नाउ ओवर देयर दे यूज्ड टू सप्लाई कमोडिटीज ऑफ टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, ऑल दीज थिंग्स विच वर वेरी लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स। इनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, बट इन सारे जगहों पे कॉलोनीज में जाने के लिए यूरोपियंस तैयार नहीं थे। अब वो तैयार नहीं है तो यार ये लेबर जो है, मैनुअल लेबर जो है, किसी को तो करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल लेबर अब कौन करेगा? यूरोपियंस तो रेडी नहीं है। तो यहां से शुरू हुई शॉर्टेज ऑफ लेबर की प्रॉब्लम, और इन्होंने इसको फिगर आउट किया अफ्रीका के कुछ एरियाज को एक्सप्लॉइट करके, और यहां से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। लोग यहां से जाते थे, अफ्रीका से लेकर आते थे, कुछ लोग यहां सप्लाई होते थे, कुछ लोग यहां सप्लाई होते थे। एंड दिस बिगैन इन 17th सेंचुरी, जहां पे लोगों को लिटरली सामान की तरह ब्रांड किया जाता था, जला करके ब्रांड किया जाता था, और शैकल, जंजीरों में बंद करके एक छोटे से शिप के रूम में लॉक कर देते थे। 100 लोगों को छोटी छोटी जगह पे 3 महीने के वॉयज के लिए लॉक कर देते थे। मिजरेबल कंडीशन, इनह्यूमन, एनिमल लाइक ट्रीटमेंट वाज गिवन टू देम। एंड अल्टीमेटली जो है इनको ले जाकर के अक्रॉस कैरिबियन, अक्रॉस इधर उधर जो है नानतेज, इधर उधर they were being sold, उनको बेच दिया जाता था। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये प्लांटेशन ओनर्स को इनसे जो सप्लाई मिल रही थी, इसी की वजह से गाइस फ्रांस या फिर यूरोप फॉर दैट मैटर इतना ज़्यादा जो है प्लांटेशन के टर्म्स में डेवलप कर पाया था, वरना उनको कभी इतने पैसे नहीं मिलते, उनकी ग्रोथ इतनी कभी नहीं हो पाती। स्लेवरी की एंड फाइनली हुई जैकोबिन क्लब के रीन के साथ, क्योंकि आपको याद होगा ये लोग रेड कैप पहनते थे, जो मैंने आपको बोला यूज्ड टू सिंबलाइज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। तो इन कन्वेंशन ने इसको ब्रेक कर दिया, पर ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। 1803 में जब नेपोलियन वापस आए तो इन्होंने इसको रीस्टैब्लिश कर दिया स्लेवरी को, और फाइनली 1843 में फ्रेंच जो है जाके स्लेवरी से फ्री हुई थी।
अब अगर बात करें कि रिवॉल्यूशन का डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, सारे सेंसरशिप्स जो थे वो हटा दिए गए. पीपल बिकेम मोर अवेयर अबाउट इक्वालिटी एंड दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड सीकिंग. देखो इसके पहले क्या होता था, कुछ भी पब्लिश करने के पहले, कुछ भी करने के पहले, लिखने के पहले लोगों को कोर्ट जो था किंग के वहां से परमिशन लेकर के उसको पास कराना पड़ता था. तो ऑब्वियसली उसमें जो उनको मन नहीं होता था वो नहीं लिखवाते थे, तो बहुत ज्यादा सेंसर्ड होता था. बट अब लिबर्टी एंड इक्वालिटी लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गई, सेंसरशिप हट गया. पीपल हैड द फंडामेंटल बेसिक राइट्स, राइट, जहां पे स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सारे राइट्स को उनको दे दिया गया. प्रेस को फ्रीडम मिल गई, यानी कि जो भी वो चाहे बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी चेक के लिख सकते थे, अगर अगेंस्ट हो, फॉर हो, जैसे भी. एंड ऑफ कोर्स सॉन्ग्स, प्रोसेशन, फेस्टिव प्रोसेशंस, प्लेज, all of these things were people now free to have. ये changes आ गई 1789 के बाद in the lives of people. अब हम थोड़ा सा राइज ऑफ नेपोलियन के बारे में बात कर लेते हैं. ये अगले साल 10th में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको. बच्चे 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस. ये वैसे तो मिलिट्री डिक्टेटर थे, बट इन्होंने कहा, मौका देखा और आकर के स्टैब्लिश कर लिया. उसके बाद ये स्टार्टेड एनेक्सिंग, ठीक है, इन्होंने एनेक्स करना शुरू किया एरियाज अराउंड फ्रांस, यानी कि आसपास के जगहों को, कंट्रीज को इन्होंने एनेक्स करना शुरू किया और अपने फैमिली मेंबर्स को देने लगे, बिकॉज ही बिलीव्ड इन एक्सपेंशन. ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बिल्कुल हिटलर वाली थ्योरी लेके चल रहे थे कि एक्सपैंड करो, पावर लेके आओ. अब इसकी वजह से आसपास के लोग बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड होने लग गए, तो इन्होंने मिलकर के इनके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करके फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में इनको डिफीट कर दिया. लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे. देखो नेपोलियन थोड़े अच्छे थोड़े बुरे थे, कई सारी चीज़ें उन्होंने खराब की, बट कई सारी चीज़ें अच्छी भी की. खराब क्या की, वो भाई डिक्टेटर थे, मोनार्की रीस्टैब्लिश कर दिया, तो अच्छे तो नहीं होंगे. लोगों के पावर्स उन्होंने भी सीज किए थे, स्लेवरी रीस्टैब्लिश कर दी, तो ये सारे चैलेंजेस थे. अच्छा उन्होंने क्या किया था बच्चे, कि बेसिकली अलग अलग स्टेट में, फ्रांस विद इन द सेम कंट्री जो अलग अलग स्टेट्स थे, वहाँ पे अलग अलग मेजर्स, वेट्स, ये सारे फॉलो होते थे. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे टैक्स देना पड़ता था. जो लोग थे बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस वापस मिल गए थे. इन्होंने ये सब कुछ अबॉलिश कर दिया. इन्होंने कहा मेरिट है तो प्रिविलेजेस लो, नहीं है तो मत लो. प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का हक किसी के पास नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट और नोबल्स ये लोगों के पास था. इन्होंने कहा ये नहीं चलेगा. फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करने की भी बात करी है, ठीक है. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, नो टैक्सेशन इन डिफरेंट स्टेट्स विद इन द सेम कंट्री. यूनिफॉर्मिटी ला दी और ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, पेजेंट्स, इनकी लाइफ बहुत सिंपल कर दी. इसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड, ठीक है. ये आपको नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 जाना जाता है. दिस वाज फॉलोड डिस्पाइट ऑफ हिम बीइंग डिफीटेड अ लॉट ऑफ द टर्म्स दैट ही हैड ब्रॉट इन. तो कंक्लूजन में हमें ये समझ आता है कि फाइनली आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखी है, जिसने इवन इन्फ्लुएंस किया नॉट जस्ट एंटायर यूरोप बट एंटायर वर्ल्ड. ये जो पूरा नेशनलिज्म का फाइट है ये यहीं से शुरू हो गया था. ये स्प्रेड हो गया फ्रांस के, यूरोप के कॉलोनीज में और बाकी जगहों पे लोगों को नेशन स्टेट के लिए, सोवरेनिटी के लिए मोटिवेट करने लग गया. कई सारे इंडियन लोग भी जैसे कि टीपू सुल्तान, राम मोहन, राजा राम मोहन रॉय, ये लोग भी इसको सपोर्ट करते थे और हुए थे इससे इन्फ्लुएंस. सो गाइज विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ सेशन. हमने वन शॉट कर लिया है फिनिश. आप वेदांतु प्रो चेकआउट करना मत भूलना. अब तो हमारे पास वेदांतु का इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी है जो कि आपकी पूरी फीस वापस कर देगा अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है तो. और 1 मंथ का ट्रायल भी है. आपको जितने भी पैसे लगाने उसके पहले ट्राई कर लो. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पिन भी है, और एंक प्रो कोड है जो आपको देता है एक्स्ट्रा 10% ऑफ. तो इसको चेकआउट करना मत भूलना बच्चों. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ये सबको 1 शॉट मिलना चाहिए. साल की शुरुआत में 1 शॉट मिल गया, अमेजिंग इजंट इट. और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस. बाय, टेक केयर.